होती हैं और वास्तविक रूप में यह जो नकदी फसलें ये उपनिवेशिक काल की बातचीत थी। तीसरा प्रश्न इकोनॉमिक्स का है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कई बार हम लोग हल कर चुके हैं। वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न में किसी भी भविष्य के आईएएस आईपीएस को कोई दुख हो सकता है। आंसर आएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF विश्व आर्थिक मंच वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट भी कहते हैं। यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित होती है। सिंगापुर 2019 सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर। यह बताता है कि उस देश का वैश्विक स्तर में किस तरीके का कंपटीशन लेवल है। भारत 2018 सूचकांक में 2019 सूचकांक में 2018 में 10 स्थानों से फिसलकर 68 पर पहुंच गया। विश्व आर्थिक आउटलुक और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है ये। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट WEF के द्वारा प्रकाशित होने वाली अन्य रिपोर्टें हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी की जाती हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी होती है। तो याद रखिएगा कि कौन कौन सी रिपोर्टें, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा जारी होती है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। प्रश्न क्रमांक 4, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। केवल 2 जगह पर एकाधिकार बरकरार रखा गया था। चीनी मतलब चाइना के साथ व्यापार का एकाधिकार था और चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार था। 1833 में वो भी खत्म कर दिया गया था। याद करिए चीजों को। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो पहली वाली बात तो गारंटेड सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश की संप्रभुता को मजबूत किया। बिल्कुल, क्योंकि कंपनी के द्वारा जिन क्षेत्रों में भारत का राज्य क्षेत्र था वहां पर कई प्रकार की कानूनी गतिविधियां पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता के अंडर में अप्रत्यक्ष रूप से आई। वैसे 1833 में पहली बार ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत माना गया था। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1857 में आता है। तो मुझे नहीं पता कि दूसरा एग्जैक्टली सही है या नहीं, लेकिन ये तो गारंटेड होगा और हम उत्तर तक पहुंचेंगे। तो उत्तर आएगा ऑप्शन ए। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। भारत के ब्रिटिश क्षेत्र में विज्ञान और साहित्य के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए कंपनी खर्च करेगी। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ किया गया आंदोलन था। और आप लोग देख रहे होंगे स्वदेशी आंदोलन पर पिछले 8 वर्षों में 4 बार सवाल मिला आप लोगों को। स्वदेशी आंदोलन याद करिए 2011 से लेकर तो 2019वां चल रहा है। स्वदेशी आंदोलन हमने बहुत जगह देख लिया। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। ऑब्वियसली स्वदेशी चीजें लोग आकर्षित होने लगे। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जी हां, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा पर भी स्वदेशी आंदोलन ने बात की, तो दोनों ही बातें स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुई। बंगाल विभाजन के संदर्भ में 1905 में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। बहिष्कार जैसी रणनीति पहली बार अपनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी वस्तुओं पर बल दिया गया। स्वदेशी उद्योगों में वृद्धि हुई। भारतीय कुटीर उद्योगों भी पुनर्जीवित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरित होकर बंगाल नेशनल कॉलेज और देश के विभिन्न हिस्सों में कई राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों को स्थापित किया गया। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा